हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग टीचर एग्ज़ाम को लेकर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी नाम को, किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। कोई भी नाम आप रख लीजिए, वो सारे के सारे संज्ञा कहलाएंगे। इसी को हम लोग 4 5 भाग में बांटते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कितने प्रकार के होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। इसमें एक ऐसा शब्द लेंगे जो कि पूरी जाति का बताए, यानी कि जाति का बोध हो ऐसे शब्द से। जैसे कि लड़का। अब लड़का बोलेंगे तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल, लड़का में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत एक जाति हो जाता है लड़का का, एक जाति। कोई लड़की, उसकी एक जाति हो गई। तो ये बेटी, तो बेटी सबके लिए हो जाए, बेटी भी क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। उसके बाद आपका व्यक्तिवाचक आता है। व्यक्तिवाचक यदि किसी खास व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। नहीं, जैसे कि मान लिया जाए कि पटना। पटना क्या है? एक यूनिक चीज़ है। एक तरह से बोला जाए यूनिक हो, यानी उसके अलावा और दूसरा ना हो, वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे कि मेरा नाम क्या है? युवराज है। तो युवराज क्या हो गया? युवराज जो है यह हुआ व्यक्तिवाचक। जैसे कि भारत देश का नाम है, यह भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अब आते हैं भाववाचक पे। भाववाचक में जो होता है जिसमें कि हम लोग भावना को एक्सप्रेस करते हैं, भाव को एक्सप्रेस करते हैं। भाव में क्या क्या आता है? सुख आता है, उसके बाद दुख आता है, उसके बाद जो है, और ये सारी चीज़ें भावना में हो गया। अब जैसे कि बुढ़ापा, यानी कि जिसको महसूस कर सकते हैं। भाव यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भाववाचक। जैसे बुढ़ापा, जैसे कि बचपन, जैसे कि बचपन, ये सारा चीज़ क्या कहलाएगा? भाववाचक कहलाएगा। व्यक्तिवाचक समझ में आ गया। पटना हो गया, बिहार हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक में क्या हो गया? जैसे कि हम लोग बोलेंगे गाय, तो गाय क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। उसमें बहुत सारी नस्ल के गाय आते हैं। द्रव्यवाचक की बात करेंगे, इसमें सीधा बात होता है जिसको मापा या तौला जा सके, मापा या तौला जा सके, उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए दे लेते हैं तो दूध हो गया, चावल हो गया, और इसके बाद गेहूं हो गया, दाल हो गया, ये सारा चीज़ जिसको माप तौल सकते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक में। समूहवाचक की बात करेंगे तो ऐसा शब्द जिससे कि हमको समूह का बोध हो जाए। समूह का बोध होने का मतलब कैसे? जैसे कि हम लोग बोलते हैं झुंड। झुंड का मतलब क्या होता है? उसमें बहुत सारे, झुंड में बहुत सारी संख्या होंगे। जैसे कि हो गया कैसा? बंडल। जैसे कि हो गया दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं। जैसे कि हो गया गुच्छा। ये सारे शब्द जो है ये समूहवाचक हो गए। संज्ञा, किसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। उसके 5 प्रकार होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। सबके उदाहरण मैंने बता दिए। अब आइए अगला जो सवाल है हमारा, इसमें यह बताया जा रहा है कि पहला भारतीय, अच्छा यहाँ पर है सहायक संधि की चर्चा, यानी मुख्य रूप से इस टॉपिक का हीरो है सहायक संधि। सहायक संधि कौन लाया था? तो सहायक संधि लाने वाले थे लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लाने वाले कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। अब लॉर्ड वेलेजली के बारे में बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक ये कार्य किए थे भारत में। ठीक है। तो इनका जो पद था वो था, हमारे ख्याल से गवर्नर थे। ठीक है। तो सहायक संधि का नियम लाए थे लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक, कब से कब तक? तो 1798 से 1805। अब ये सहायक संधि क्या होता था? तो सहायक संधि होता था क्या कि भारतीय जो रियासत था, भारत में बहुत सारे राजाओं का शासन था। रियासत बोलते थे, राजाओं के राज्य को रियासत बोलते थे। भारतीय रियासत से यह सहायक संधि करता था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली कौन था? एक अंग्रेज था। ये अंग्रेज जो है भारत में अपना वर्चस्व जमाने के लिए यह क्या करता था? भारतीय रियासत वालों से, यानी राजा महाराजाओं से संधि करता था, जिसका नाम होता था सहायक संधि। उस संधि का मुख्य तत्व क्या था, यानी कि मुख्य बातें क्या थी संधि में? संधि में सुरक्षा की मुख्य बातें होती थी। सुरक्षा के बारे में बात की जाती थी। क्या क्या बात किया जाता था? आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। आंतरिक विषय और बाह्य विषय। तो बाह्य
सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेज लेता था इस संधि के द्वारा, और आंतरिक जिम्मेवारी उस राजा की होती थी। यानी आंतरिक सुरक्षा कौन करता? खुद राजा करता। बाह्य सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेता? अंग्रेज ले लेता। यदि देखता कि आंतरिक भी नहीं हो रहा है तो उस राज्य पर कब्जा कर लेता था। तो सहायक संधि को मानने वाले पहले राजा कौन थे? पहला भारतीय रियासत कौन था? तो यह था पहला भारतीय हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के जो राजा थे, जो निजाम थे 1798 ईस्वी में, यानी कि जब ये ज्वाइन किए थे अपने जॉब पे 1798 से 1805 के बीच में, तो पहला राजा था निजाम हैदराबाद का, वह जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। इस तरह से एक बात बताया जाए तो क्या था कि एक राजा होता था और क्या होता था, एक अंग्रेज होता था, उसका ये पूरा राज्य होता था। इन दोनों के बीच जो संधि होती थी सहायक संधि नाम दिया जाता था, क्योंकि इसका एक रियासत होता था। और हाँ, सहायक संधि जो कर लिया उसका क्या था, एक रियासत राज हो गया इसका पूरा का पूरा। उसमें एक अंग्रेज रेजिडेंट को रख देता था, ठीक है। कौन? अंग्रेज अपना एक प्रतिनिधित्व रखता था वहाँ पर, यानी राजा के रियासत में, वैसे राजा जो कि सहायक संधि को फॉलो करते थे, ठीक है। तो अंग्रेज रेजिडेंट क्या करते थे? अंग्रेज रेजिडेंट अंग्रेजों का नेतृत्व करते थे और इस राजा के राज्य की बाहरी सुरक्षा पर ध्यान देते थे, और ये मौका के ताक में रहते थे कि कब जाकर के जो है इसका आंतरिक स्थिति कमज़ोर हो और फिर जाकर के उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। अब सहायक संधि में हम लोगों ने फिर से एक बार पढ़ ले, सहायक संधि लाने वाला कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, इसका कार्यकाल कब से कब था? तो 1798 से लेकर के 1805 तक, ये याद भी हो गया, 1798 से 1805। तो सबसे पहला राजा कौन था जो कि सहायक संधि को माना? निजाम, जो हैदराबाद का था। कब? 1798 में। उसके जस्ट एक साल के बाद मैसूर और तंजौर ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय 31 दिसंबर 1802 को, फिर उसके बाद बराबर और भोसले जी ने दिसंबर 1803 में, ग्वालियर के सिंधिया 1804 में, उसके बाद इसी तरह से जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब फिर से एक बार लॉर्ड वेलेजली के बारे में आ गया कि लॉर्ड वेलेजली काल, यानी कब से कब तक इसका शासन भारत में रहा। इनका शासन रहा 1798 से 1805 में, और इसके शासनकाल में बहुत सारे युद्ध हुए। उसमें से जो पहला युद्ध था जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में, ठीक है। तो ये लॉर्ड वेलेजली काल में कुछ युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच, 2 वर्षों तक चला, जिसका नाम था द्वितीय मराठा युद्ध। फिर जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी, यानी 1800 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? कॉलेज बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। 1799 में सेंसरशिप एक्ट लाया था। क्या लाया था? सेंसरशिप एक्ट लाया था। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1803 से 1805 में द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। फिर जाकर के जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्या की थी? स्थापना 1800 ईस्वी में। 1799 में सेंसरशिप एक्ट लाया गया था। यह सेंसरशिप एक्ट क्या होता है? तो सेंसरशिप एक्ट का उद्देश्य क्या था? फ्रांस के प्रभाव को रोकना। किसके प्रभाव को रोकना? फ्रांस के प्रभाव को रोकना। समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना। ये 2 चीज़ें। क्या उद्देश्य था सेंसरशिप एक्ट का? पहला उद्देश्य यह था फ्रांस के प्रभाव को रोकना, दूसरा था समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना। किस चीज़ पर? समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और बात है कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, यानी कि लॉर्ड वेलेजली का जो यह काल था 1798 से 1805 ईस्वी, उस समय मुगल राजा कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। मुगल राजा कौन थे? शाह आलम द्वितीय। अब आगे बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस नेताजी जी को के नाम से इनको जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे कौन थे? नेताजी थे, इतना तो पता है। इनको नेताजी किसने कहा था? नेताजी इसको कौन नाम दिया था? तो एडोल्फ हिटलर ने इनको नेताजी नाम दिया था, ठीक।
उसके बाद सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके बड़े भाई का नाम शरत चंद्र बोस था। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई का नाम शरत चंद्र बोस था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का। किस पार्टी का? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का। 1939 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी और उसी समय में वह जो था सीताराम पट्टाध्याय कुछ थे उनका नाम, उनको हराया था वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, और उन्होंने 39 में ही इस्तीफा भी दे दिया था। 38 में भी बने थे, 39 में वह जीत गए थे, लेकिन सीतारामैया करके कुछ नाम था, उनको हरा दिया था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ तक क्लियर है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में फिर से एक बार बात करें तो नेताजी नाम दिया था कौन? एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई कौन थे? शरत चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई कौन थे? शरत चंद्र बोस। उसके बाद बात करें सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन रेडियो स्टेशन से, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन के बर्लिन रेडियो स्टेशन से जो है, चूंकि वह कहाँ थे? जर्मनी में बर्लिन रेडियो स्टेशन से क्या किया? भारतीय समर्थक और अंग्रेज विरोधी लोगों को इकट्ठा किया, उसको संबोधित किया। उसके बाद वह जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया जिसके वो सुपर कमांडर थे, ठीक है। उसके बाद और बात करें तो कांग्रेस क्रांतिकारी विचारक में लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल, ये लोग जो थे ये सारे के सारे क्या थे? कांग्रेस के क्रांतिकारी विचारक थे। विपिन चंद्र पाल ने ही वंदे मातरम की रचना की थी। विपिन चंद्र पाल ने किसकी रचना की थी? तो वंदे मातरम की रचना की थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से एक बार बात कर ले तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किस चीज़ का किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लिया, फिर जाकर के जर्मनी के बर्लिन रेडियो स्टेशन से जितने भी भारतीय समर्थक थे उनको उन्होंने संबोधित किया। और अंग्रेज विरोधी, चूंकि कहा जाता है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन, तो उन्होंने क्या किया था? दुश्मन का दोस्त दुश्मन के नाते जो है उन्होंने संबोधन किया। किसको किसको? तो भारतीय को भी, अंग्रेज विरोधी लोगों को भी। फिर उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, उसमें सुपर कमांडर थे सुभाष चंद्र बोस। अब आगे एक चीज़ के बारे में बताया गया कि कांग्रेस के क्रांतिकारी विचारक कौन कौन थे? तो लाल बाल और पाल थे। कांग्रेस के क्रांतिकारी विचारक कौन कौन थे? लाल बाल एंड पाल। उसके बाद कहा गया कि पाल यानी विपिन चंद्र पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इतना तो क्लियर है। इसके बाद क्या कहा गया? इसके बाद कहा गया कि जो है वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम की रचना विपिन चंद्र पाल ने किया था। एक बार हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता पाने के लिए चुनाव होता था, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए चुनाव किया जाता था उस समय में, और उस चुनाव में पहला व्यक्ति जो भाग लिया था वो प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम भारतीय व्यक्ति सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे, लेकिन उस चुनाव को हार गए थे, ठीक है। पहला भारतीय व्यक्ति चुनाव लड़े लेकिन वो हार गए, लेकिन उसके बाद फिर से प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी लड़े और वो जीत गए। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें देख लेते हैं एक बार कि जो है लड़ा कौन था, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कहा गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कार्यकारिणी अध्यक्ष, ये तो हम पढ़ा चुके हैं।
तो हम लोग यहीं क्लियर करते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता में पहली भारतीय सदस्य ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। लेकिन पहली बार जो जीता वो कौन था? प्रथम एशियाई, प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरूजी, जिनकी जीत हुई। यह जो किस पार्टी से लड़े थे? लिबरल पार्टी से लड़े थे, फिन्सबारी में। कहाँ से? फिन्सबारी से लिबरल पार्टी की ओर से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और जिसके बाद जो है क्या हुआ था? जीत गए थे। प्रथम भारतीय थे ये और प्रथम एशियाई भी थे। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर क्या था? इन्होंने ही, कौन? दादा भाई नेरोजी ने ही धन बहिर्गमन थ्योरी दिया था। किसने? दादा भाई नेरोजी ने ही धन बहिर्गमन थ्योरी दिया था। दादा भाई नेरोजी ने कौन सा थ्योरी दिया था? धन बहिर्गमन थ्योरी। 1868 में इन्होंने ही बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निर्धारित। इन्होंने क्या किया था? प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया निर्धारित किया था। किसने? दादा भाई नेरोजी ने। उसके बाद बात करें तो आगे देखते हैं। 1856 की बात करें, इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। कब? 1856 में। और उस समय जो इनफील्ड राइफल था उसका जो कारतूस था जिसमें गोली बंद होता है, वह कारतूस गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ था, ठीक है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उसके मेन हीरो थे मंगल पांडे, ठीक है। ऐसे तो आंदोलन बहुत दिनों से सुलग रहा था, कभी भी आंदोलन हो सकता था, लेकिन उसके जो मुख्य हीरो थे वह कौन थे? मंगल पांडे, जिसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर छावनी से। कहाँ शुरुआत हुई थी? बैरकपुर छावनी से। और कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को, ठीक है। एक बार फिर से, 1857 को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 को क्या बोलते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1857 से एक साल पहले इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसके कारतूस में जो है गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ था, ठीक है। 1857 में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में क्या किया था? आंदोलन क्या स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता की बात कर लिए। प्रथम भारतीय सदस्य चुनाव लड़े, हार गए। प्रथम भारतीय सदस्य चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए, ठीक है। तो क्लियर है। अच्छा छोड़ो, उसमें इम्पोर्टेंट उससे अच्छा है। धन बहिर्गमन थ्योरी किसने दिया था? तो दादा भाई नेरोजी ने। किसने पहली बार बताया था प्रति व्यक्ति आय? तो दादा भाई नेरोजी ने। क्या बताया था? तो उन्होंने बताया था कि 20 रुपया निर्धारित करना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने एक थ्योरी को पढ़ा। अब आगे हम लोग और कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगले दिन तक हम लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ा था और अब आज हम लोग देखेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को क्लियर करने का कोशिश करेंगे।